स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे एज एन एम्पलीफायर। तक हमने BC 22 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी और उन कॉन्फ़िगरेशंस का जो काम था वो ये था कि पॉइंट को स्टेबल रखा जा सके, यानी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट के साथ काम करता है। तो स्टेबल क्यू पॉइंट का क्या मतलब होता है? स्टेबल क्यू पॉइंट का मतलब ये है कि उसकी जो ऑपरेटिंग आईसी, आउटपुट लूप के अंदर जो आईसी और VCE वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट रहेंगे। आउट द ऑपरेशन जब ये एम्पलीफाई कर रहा होता है किसी सिग्नल की, अपनी डीसी वैल्यूज जो हैं उनको रहना चाहिए, यानी कि ट्रांजिस्टर के क्रॉस बनने वाला जो वोल्टेज है कलेक्टर से मीटर की तरफ और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकलने वाला जो करंट है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। और इनपुट लूप की अगर हम बात करें तो ये क्यू पॉइंट तब स्टेबल रहेगा अगर आई बी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चूंकि आई बी जो होता है ये आईसी को ड्राइव करता है, ड्राइविंग करंट है, तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर की जब हम एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर को ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ, ये एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर के एक तरफ से हम इसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इसका वो जो सिग्नल है वो ये देखिए, दैट सिग्नल इज बीइंग एम्पलीफाइड। और जो इस सिग्नल की, इनपुट सिग्नल की जो रेशो होती है, आउटपुट सिग्नल की, रादर आउटपुट सिग्नल की जो रेशो होती है इनपुट सिग्नल के साथ, ये उसका वोल्टेज गेन कहलाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट गेन। और इसके अलावा ये जो एम्पलीफायर है ये खुद हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाईज, डी पावर सप्लाईज पर रन कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से एम्पलीफायर काम करता है। और इसमें आप देख लें कि एम्पलीफायर, एक जनरल जो एम्पलीफायर है, जो कॉमन मीटर 4 रजिस्टर वाइज एम्पलीफायर है, उसमें सिग्नल 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर चला गया है। मींस के वी आउट is basically negative A times V in। A क्या चीज है? A उसका गेन है, गेन से मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर हम एक एम्पलीफायर को डिजाइन करें, एक एम्पलीफायर सर्किट को हम डिजाइन करें, तो हम उसके लिए जिस सर्किट को पढ़ेंगे उसका नाम वोल्टेज डिवाइडर या 4 रजिस्टर वाइज, यानी कि हम जो डीसी कॉन्फ़िगरेशन 22 कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं वो 4 रजिस्टर वाइज है, जो हमने डिस्कस की पिछले लेक्चर में। और इसके साथ ही साथ कॉमन जो टर्मिनल होगा वो एमीटर के ऊपर होगा। तो इट इज 4 रजिस्टर वाइज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, यानी कि चूंकि ये एम्पलीफायर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम इस एम्पलीफायर को पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हम इसके कंपोनेंट्स को और इसके डीसी एनालिसिस को पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसको एज एन एम्पलीफायर फाइनली डिजाइन करने लगे हैं, फाइनली इसको समझने लगे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई जिसे हम कहते हैं 4 रजिस्टर वाइज कॉन्फ़िगरेशन। RE के जरिए हमने मीटर को ग्राउंड कर रखा है और बेस में RB लगाने की बजाय हम 2 वोल्टेज डिवाइडर लगा देते हैं, जिसे हम R1 और R2 कहते हैं। और इसका फायदा ये था कि क्यू पॉइंट स्टेबल रहता है इसके अंदर और बीटा इंडिपेंडेंट बन जाता है। और अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा इनकमिंग सिग्नल है, किसी खास फ्रीक्वेंसी पर ये सिग्नल आ रहा है और ये सिग्नल भी ग्राउंड है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये सिग्नल भी एमीटर से मीटर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ पर डीसी ब्लॉकर रजिस्टर लगाना है ताकि जो हमारा डीसी जो वोल्टेज और करंट्स हैं वो यहाँ पर लीकेज ना हो, सिग्नल की तरफ, इनपुट सिग्नल की तरफ उनकी लीकेज ना हो। ये डीसी ब्लॉकर रजिस्टर C1 है और ये सर्किट जिस डीसी बैटरी पे रन कर रहा है, यानी कि खुद ये सर्किट जिस डीसी बैटरी पे रन कर रहा है वो दोनों साइड्स की डीसी बैटरी है एंड दैट इज CC एंड यस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कर लें, ये
डबल ई का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल बीजेटी एम्पलीफायर में नहीं होता, बल्कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता है। ये वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सो फार इट इज ओनली रन बाय प्लस वीसी। तो ये आरसी है, दैट इज आरसी, जो कलेक्टर के करंट को लिमिट कर रही है, कलेक्टर लूप के करंट को लिमिट कर रही है। अच्छा, और ये तीन नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एक ये बेस नोड है, ये कलेक्टर नोड है, और ये कलेक्टर, ये, और यहाँ पर हम आउटपुट लिया करते हैं। यानी कि अगर मैंने आउटपुट लेनी है यहाँ पर, यानी एम्पलीफाइड सिग्नल लेना है, तो मैं इधर एक RL लोड लगा सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं लोड के बगैर इसकी एम्पलीफिकेशन एक्शन को स्टडी करूंगी। बट वो एम्पलीफिकेशन एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो किसी लोड को सप्लाई किया जा रहा है। ये कैपेसिटर C2 है, ये भी ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, और यहाँ पर सिग्नल, जो भी सिग्नल आ रहा है वो अपने गेन के मुताबिक वो एम्पलीफाइड भी हो जाता है, और साथ ही साथ वो 180 फेज शिफ्ट पर भी चला जाता है। तो ये बेसिकली सर्किट है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक सिग्नल, एक बाईपास कैपेसिटर यहाँ पर हम लगा देते हैं, और इसका नाम था बाईपास कैपेसिटर। अभी हम इसकी वर्क के दौरान एक्सप्लेन करेंगे कि ये बाईपास कैपेसिटर किस चीज को बाईपास बेसिकली होता है। जब, अब आप देख लीजिए कि इस सर्किट के अंदर डीसी भी मौजूद है और एसी मौजूद है, और डीसी करंट भी यहाँ पर फ्लो कर रहा है इस करंट में। ट्रांजिस्टर जो है वो स्टेबल होता है डीसी ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट्स के ऊपर, और सिग्नल उसमें से गुजरता है तो वो एम्पलीफाई होता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है, या पास हो जाता है, फ्लो कर जाता है। अब डेफिनेटली जब सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजर रहा होगा तो उस वक्त डीसी और एसी दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे, और हम ये कहते हैं कि जो हमारा एसी कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर की तरफ से होता हुआ, यानी कि जो एसी कंपोनेंट है, एसी करंट जो है, इट शुड नॉट पास थ्रू इस दिस RE बिफोर गोइंग टू ग्राउंड। यानी आपको पता है कि इस सिग्नल ने हर हाल में ग्राउंड की तरफ रिटर्न करना है, तमाम करंट्स और वोल्टेजेस ने ग्राउंड की तरफ रिटर्न करना है, और ग्राउंड से होते हुए उन्होंने बैटरी के नेगेटिव साइड की तरफ चले जाना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो डीसी कंपोनेंट है इस ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ डीसी कंपोनेंट नजर आए, और जो एसी कंपोनेंट है यानी डीसी कंपोनेंट यहाँ पर आईसी की शक्ल में और यहाँ पर आईई की शक्ल में हमें नजर आए ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजरता हुआ। और अगर ऐसा होगा तो ये क्यू पॉइंट स्टेबल रहेगा इसका। अगर एसी कंपोनेंट है तो वो एसी कंपोनेंट RE में से ना गुजरे, बल्कि वो इस कैपेसिटर में से गुजर जाए, तो इसे कहते हैं बाईपास। यानी ये RE को बाईपास करता हुआ कैपेसिटर में से गुजर जाए। क्योंकि आपको ये पता है कि कैपेसिटर जो होते हैं, कैपेसिटर्स ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर देते हैं, पास हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये डीसी को ब्लॉक कर लेते हैं, और ये ब्लॉक डीसी, ये ब्लॉक डीसी। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि यहाँ पर इस कैपेसिटर का काम क्या है कि इसने जो ट्रांजिस्टर के अंदर से जो गुजरने वाला एसी करंट है उसको, उसका जो हिस्सा ग्राउंड की तरफ जाना है, आउटपुट पर कुछ चला जाएगा, जो ग्राउंड की तरफ जाना है वो हिस्सा जो है वो RE में से ना गुजरे, बल्कि वो बाईपास कैपेसिटर में से गुजरे। तो इस बाईपास कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो इस तरह से सेलेक्ट की जाती है कि इसकी इंटरनल रिएक्टेंस जो कि 1/2 पाई FC के बराबर होती है, वो इस RE के मुकाबले में नहायत छोटी होती है। और ये RE वैसे भी छोटी होती है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस से भी छोटी होती है। ठीक है, तो इट मींस के ये वाला पाथ फेवरेबल होता है AC के लिए, और AC जो है वो RE में से गुजरने की बजाय इस कैपेसिटर में से गुजरना पसंद करती है, या इस कैपेसिटर में से गुजरना प्रेफर करती है। सो a capacitor acts as short when AC signal is coming in, और DC और AC दोनों इस यहाँ पर जब मिक्स हो रहे होते हैं उस वक्त हम DC AC को यहाँ से अलाउ करते हैं पास करना। इसका फायदा ये होता है कि क्यू पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्यू पॉइंट यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो C1 और C2 दोनों का काम क्या हो गया, ये DC ब्लॉक करे,
यानी कि ये इनपुट और आउटपुट पर डीसी कंपोनेंट को लीक नहीं होने देंगे और एसी को डीसी में यहाँ पर इन टर्मिनल्स पर मिक्स नहीं होने देंगे, रादर मिक्सिंग सिर्फ ट्रांजिस्टर के अंदर होगी। और इसके अलावा ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजरने वाला जो एसी कंपोनेंट है उसको हम अलग पाथ देंगे ग्राउंड में जाने के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आई को अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो वो आई बी को डिस्टर्ब करेगा और आई सी को डिस्टर्ब करेगा। सो इट मीन्स कि वो इनफैक्ट क्यू पॉइंट को डिस्टर्ब कर देगा और ये हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफिकेशन एक्शन है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर लगाया करते हैं। तो इन तीन कैपेसिटर्स के साथ हमेशा हम जो है एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं और ये एम्पलीफायर है 4 रजिस्टर वाइज कॉमन मीटर एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर ना सिर्फ करंट गेन देता है बल्कि वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है और साथ ही साथ ये पावर एम्पलीफायर भी बन सकता है। तो इस ये सिर्फ वाहिद कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम तीनों जो है वो एम्पलीफिकेशन एक्शंस हम एम्पलीफायर से ले सकते हैं। सो इट मींस दिस इज मोस्ट प्रेफरेबल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका डीसी एनालिसिस हम डीसी बाइसिंग के अंदर पढ़ चुके हुए हैं और वो है जो आपने जो हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन या 4 रजिस्टर बाइस कॉन्फ़िगरेशन जो थी उसको हमने पढ़ा था। अब हम एम्पलीफायर डिजाइन करते वक्त इसका एसी एनालिसिस देखेंगे कि एसी सिग्नल जो है उसके लिहाज से इसकी करंट वोल्टेजेस क्या है। तो जब हम एसी एनालिसिस हम इस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का कर रहे होते हैं उस वक्त हमने डीसी कंपोनेंट्स को वहां पे कंसिडर नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले एसी को नहीं कर रहे थे, सिर्फ डीसी को कर रहे थे। अब हमने यहाँ पर डीसी को कंसिडर नहीं करना, लेकिन एसी को कंसिडर जब हमने नहीं किया था तो उस वक्त हमने सर्किट में कोई चेंजिंग नहीं की थी और क्योंकि उसके बगैर सर्किट जो था वो फंडामेंटली वो डीसी पर रन कर रहा था, इसलिए हमने सिर्फ डीसी एनालिसिस बड़े आराम से कर लिया था। लेकिन जब एसी सिग्नल गुजरेगा उस वक्त डीसी बैटरीज जो हैं वो काम कर रही होंगी। तो अब उनको अगर हम यहाँ पर निगलेक्ट करें तो निगलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम एसी एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं यानी हम सिग्नल सिर्फ एसी सिग्नल से बनने वाली करंट और वोल्टेजेस को डिस्कस कर रहे हैं तो उस वक्त हम डीसी बैटरीज को जीरो कर देंगे, आर कंसिडर्ड जीरो, यानी कि उनको हम जो आप यूं कह लें कि उनको ग्राउंड कर दिया हमने या सोर्सेज को हमने जीरो कर दिया है, जो वोल्टेज सोर्सेज हैं डीसी बैटरीज। और जो कैपेसिटर्स हैं आर कंसिडर्ड शॉर्ट। शॉर्ट इसलिए है कि वो एसी को पास कर रहे हैं, एसी के लिए वो शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस ना हो किसी जगह से और वहां से सारा करंट गुजर जाए। तो कैपेसिटर्स आर शॉर्ट और डीसी जो है वो यहाँ पर जीरो हो गई। तो ये दो चेंजेस हम करेंगे। तो एसी एनालिसिस करने के लिए हमने एक तो वोल्टेजेस को डीसी वोल्टेजेस जो कि वीसीसी सप्लाई थी उसको कर दिया जीरो और कैपेसिटर्स वहां से कर दिए शॉर्ट, यानी कि यूं कह लें कि उस पाथ में कैपेसिटर है ही नहीं और करंट को कोई मज़ाहमत नहीं हो रही कैपेसिटर वाले पाथ से गुजरने में। तो अब अगर मैं इस सर्किट को इन दोनों यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रीड्रॉ करूं तो किस तरह होगा, देखिए ये कैपेसिटर वाला पाथ हो गया शॉर्ट और ये देखिए ये R2, ये R1, ये और यहाँ पर ये देखिए ये डीसी बैटरी को भी हमने जीरो कंसीडर करना था, तो ये जीरो हो गई है, 0 वोल्ट डीसी बैटरी इज जीरो नाउ। और कैपेसिटर वाला पाथ फिर शॉर्ट हो गया और यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, किसी खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है जिसे हमने एम्पलीफाई करना है और ये RC है और ये इस पॉइंट से इस मकाम से हमने वोल्टेज लेनी है जो कलेक्टर है, बेसिकली कलेक्टर का पोटेंशियल पॉइंट है, नोड है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो भी शॉर्ट कर दिया, वो भी हमने शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर हमने वी आउट लेनी है यानी कि लोड हमने लगाया हुआ है। तो अब आप देखिए कि ये जो सर्किट है इसका अगर मैं एक छोटा सा इसको सिंपल बिल्कुल सिंपल कंसिडर करूं तो ये क्या सर्किट है, ये इसका जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम हम इस तरह बना सकते हैं। एक इसकी इनपुट लूप है और एक इसकी आउटपुट लूप है। इनपुट लूप अगर मैं कहूं कि ट्रांजिस्टर की इनपुट साइड क्या है, वो बेस टू एमीटर है, जंक्शन है।
अच्छा, अब आने वाला जो सिग्नल है उससे अंदरूनी तौर पर ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस नजर आ रही है, जिसको हम इम्पीडेंस कह सकते हैं। और याद रखिए कि जितनी भी नोटेशंस होंगी एसी के लिए, एसी क्वांटिटीज, उसमें सबस्क्रिप्ट हम स्मॉल लेटर से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि करंट की भी और वोल्टेजेस के जो सबस्क्रिप्ट होंगे वो स्मॉल एबीसी के लेटर होंगे। अच्छा, तो ये उसको ये इम्पीडेंस नजर आ रही है। और यहाँ पर हमने ये देखिए ये इनपुट सिग्नल है, और ये इनपुट सिग्नल इसको अगर मैं R, I can also call it internal resistance RI, which can further be converted to ZI। हम इसको देखेंगे कि कैसे होती है। और इनपुट जो इसकी जो आउटपुट है, जब सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है तो वो आउटपुट लूप में चला जाता है, यानी कि वो कलेक्टर टू एमिटर लूप में चला जाता है। उस सूरत में सिग्नल को फिर एक रेजिस्टेंस नजर आती है, और ये आउटपुट रेजिस्टेंस है या आउटपुट इम्पीडेंस है। और यहाँ पर हम इस जगह से हम सिग्नल को हासिल कर लेते हैं और उसको वी नॉट कह सकते हैं। ये एम्पलीफाइड सिग्नल है, और इसके साथ ही साथ ये 180 फेज शिफ्ट पर भी है। तो इट मीन्स के जो आपका सिग्नल है वो, यानी कि इसकी एक इनपुट लूप है और एक इसकी आउटपुट लूप है। इनपुट लूप में बेस टू मीटर जंक्शन की बात होती है, और आउटपुट लूप में कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन की बात होती है। और ओवरऑल यहाँ पर ये ग्राउंड है। अच्छा, अब जो करंट I1 है सपोज, या I इनपुट करंट या I1 करंट, वो इसकी इनपुट लूप के अंदर वो करंट मौजूद है, और इसी तरह से इसकी आउटपुट लूप में भी जो है वो करंट मौजूद है। अब हम देखेंगे कि वो जो करंट है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने एसी एनालिसिस जब किया तो उसमें आप देख लें कि तमाम जो डीसी बैटरीज हैं, डीसी बैटरी है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है, जीरो कर दिया है, और कैपेसिटर्स यहाँ पर शॉर्ट हो गए। अब अगर आप गौर करें तो ये R1 और R2 जो हैं ये दोनों पैरेलल आपको नजर लगेंगी, क्योंकि R2 जो R1 जो है वो भी बेस और ग्राउंड के दरमियान है, R2 भी बेस और ग्राउंड के दरमियान है। तो अगर मैं इसकी जो इनपुट साइड है, इनपुट साइड उसको अगर मैं एसी के लिहाज से बनाऊं तो मैं किस तरह से बनाऊंगी, यानी कि उसका जो एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, हाउ डू आई ड्रॉ द एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इनपुट लूप। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, दैट इज एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इनपुट लूप, जो कि बेस टू एमीटर लूप है। अच्छा, इस लूप के अंदर हम ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे भी दिखाएंगे। वी हैव इनपुट सिग्नल, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसको नजर आ रही है ट्रांजिस्टर की, और यहाँ पर जो दो डिवाइडर बाइस बैटरीज हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, वो यहाँ पर पैरेलल में आ गई। और ये आप देख लें, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को समटाइम्स करंट सोर्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इट इज ड्राइंग करंट या इट इज गिविंग आउट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम इसका जो सिंपल सर्किट डायग्राम है उसे बनाएंगे। तो ये देखिए आर ई, और ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ पर शॉर्ट है C3, और जो C1 था वो भी शॉर्ट था, वो भी शॉर्ट। तो इस तरह से अब हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं इस सर्किट का। सपोज यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है जिसे हम इम्पीडेंस कह रहे हैं, तो आपने देखा कि आर आई और जेड आई हमने इसलिए सेपरेट आउट किए थे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंपली द ट्रांजिस्टर एनपीएन, जो उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसकी और जो साथ उसके दूसरी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, तो कंप्लीट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो उसको हम कहेंगे इम्पीडेंस, क्योंकि एसी रेजिस्टेंस जो होती है, एसी क्वांटिटीज जब लगी हुई हो तो उन्हें हम इम्पीडेंस कहते हैं।
तो आप पहले तो हम इनको सर्किट का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप इनको देखें, ये वाली, तो ये आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि इनका अगर सिर्फ एनालिसिस किया जाए तो ये इस तरह होंगी, R1 प्लस 1/R2। और इसके साथ ही साथ हम इसको 1/R इक्वलेंट इक्वल टू R equivalent would be R1, R2, R1 plus R2। तो AC के लिहाज से ये दोनों पैरेलल थी और इनकी R equivalent हमने यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर। So it means के we can have like this, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अब हम इन दोनों की जगह इनका R equivalent लगा सकते हैं और हम इस तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी जो इंटरनल जो इसकी यहाँ पर अब हम इसकी इम्पीडेंस को डिफाइन करते हैं। और करंट अगर इसमें से मूव कर रहा है आई, तो वो कुछ करंट आई इक्विवेलेंट में, यानी कि इस पाथ में चला जाएगा, इस नोड से करंट डिवाइड हो जाएगा, दैट वुड बी आई बी। और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, इधर से तो करंट सिर्फ आई ई जो डीसी करंट है वो फ्लो करेगा, और इस पाथ से, ये जो पाथ था C3 वाला, जो चूंकि हम एसी की बात करें ना, तो एसी करंट का पाथ देखेंगे, तो वो जो एसी करंट में गुजरना है वो C3 में से गुजरना है, ना कि RE में से, क्योंकि हमने C3 पाथ जो है वो बाईपास कैपेसिटर का दिया हुआ है। तो जो IE है वो इस पाथ में से गुजरेगा। तो अब अगर हम इसकी जो टोटल इनपुट इम्पीडेंस है, अगर हम उसको डिफाइन करें, टोटल इनपुट इम्पीडेंस, उसको अगर हम डिफाइन करें, तो दैट वुड बी ZI। अच्छा, ये जो टोटल इनपुट इम्पीडेंस है, अब आप इस पूरे सर्किट को समझें कि ये ट्रांजिस्टर का इनकी इंटरनल सर्किटरी है। तो ये टोटल इनपुट इम्पीडेंस जो है, ये दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। नाउ ट्रांजिस्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये बिहेव कर रही है। ट्रांजिस्टर के अंदर वाहिद एक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, वो बेस टू मीटर का होगा, बाकी सारे उसके बैरूनी वोल्टेज ड्रॉप हैं, आउटर वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। ट्रांजिस्टर का जो अंदरूनी वोल्टेज ड्रॉप है वो बेस टू एमीटर है, यानी जब ये एसी सिग्नल ट्रांजिस्टर के अंदर से पास कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो कंसिडर होगा वो बेस टू एमीटर होगा। और जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो आईबी है, यानी जो करंट इसके अंदर गया है वो आईबी करंट है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरीके से जो इम्पीडेंस है उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन कॉल इट इक्वेशन 1। इसके लिए हमने ट्रांजिस्टर को इंटरनली कंसिडर किया है, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका वो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो करंट है दैट इज आई बी। ओके, अब वीबीई जो है, दैट इज आई ई आर ई। ओके, तो वी बी टू ई is equal to IE RE, and that is IB plus IC RE, which is IB plus बीटा IB, IC बीटा IB के बराबर होता है RE, and then it becomes IB beta plus 1 RE, that is beta IB RE by neglecting this one. और IB की वैल्यू अभी हमने निकाली है इक्वेशन 1 में, और वो थी VB
यस दैट इज VBE। और इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें, इफ यू पुट इट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 अगर आप देखें तो वो थी इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर VBE ओवर IB, और पुट इन 1 बीटा IB RE ओवर IB, तो ये बीटा RE के बराबर है। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल इम्पीडेंस है, AC इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, वो बीटा RE के बराबर है। और जब हम DC एनालिसिस कर रहे थे तो हमने इसको बीटा RE करार दिया था, अगर आप याद करें तो, फॉर DC वाइसिंग, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इसका मतलब है AC में भी ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो बीटा RE होती है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि VB/E जो था ट्रांजिस्टर के अंदरूनी वोल्टेज ड्रॉप, उसको हमने एमीटर करंट से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एमीटर करंट ही आपका बेस और कलेक्टर करंट में कन्वर्ट होता है। और इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेस करंट नहायत छोटा होता है और ना होने के बराबर होता है, तकरीबन बाज़ औक़ात हम इसको जीरो भी कंसिडर करते हैं। सो इट मींस कि यहाँ पर एमीटर करंट जो है वो उसका अंदरूनी करंट है, उसका हमने इस्तेमाल किया। और ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी मदद से बनी थी, RE की। और ये हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है। तो जब इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप देखा तो वो IB/RB नहीं था, बल्कि IE/RE था। एमीटर पे वैल्यूज डिपेंड कर रही थी। और स्मॉल r हमने उसको AC रेजिस्टेंस करार दिया, और E जो है वो हमने सबस्क्रिप्ट भी, हमने कहा कि AC के लिए हम स्मॉलर सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप था, इमीटर बेस इमीटर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, उस पर ओम लॉ लगाया, ड्रॉप ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि इनपुट लूप था। तो उसको ये एक आपने पहले नहीं पढ़ी ये इक्वेशन, VBE सिंपल 0.7 आप पढ़ते थे DC के लिए, लेकिन AC सिग्नल के लिए ये इसके बराबर होती है, इसको आपने याद रखना है। बाकी ये IE उसी तरह है, IB प्लस IC, यानी कि मीटर करंट ही बेसिकली बेस और कलेक्टर में डिवाइड होता है। और फिर आगे हमने IC को भी IB की शक्ल में लिख लिया, और फिर IB आप देखें हमने खत्म ही कर दिया, यानी कि कोई जिनके अंदर IB है ही नहीं। और इम्पीडेंस आपकी इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बीटा RE उसी तरह से वो डिफाइन हो गई कि इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस जो होती है वो बीटा RE होती है और काफी ज्यादा होती है। अच्छा, इसी तरह से हम अगर इस सर्किट की जो है वो आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें, आउटपुट इम्पीडेंस, तो सबसे पहले हम पहले इसकी एक आउटपुट इंटरनल रेजिस्टेंस, आउटपुट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगी। एक तो होगी R0 या R0, और दूसरी होगी Z0। Z0 इसकी कंबाइन इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस होगी, और R0 सिर्फ इसकी अपनी होगी। R0 हम कैसे निकाल सकते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जिस तरह हम RI इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की स्लोप है, इसी तरह से R0 जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की स्लोप है। लेकिन यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से आउटपुट लूप में। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होती है, बल्कि मैं इसकी थोड़ी सी बनाना चाहूंगी ताकि आपको समझ आए। और होती भी स्लोप ही है एक्चुअली, ऐसे करके होता है। तो ये जो इसकी स्लोप है, ये स्लोप, this slope is R0, because R0 is basically, rather it is the inverse of the slope, that is delta V over delta I. So it is the inverse of the slope of this graph. तो R0 अगर किसी ने फाइंड करनी हो तो वो कलेक्टर कर्व से निकाल सकता है ट्रांजिस्टर की। अब हम इसकी AC इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाएं ऑन द आउटपुट लूप, AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑन द आउटपुट लूप,
हम ट्रांजिस्टर का गेन फाइंड करेंगे और आउटपुट इंपीडेंस वैल्यू भी फाइंड करेंगे। AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑन द आउटपुट लूप। आउटपुट लूप कौन सी है? कलेक्टर टू एमिटर लूप, कलेक्टर एमिटर टू एमिटर लूप। जिसमें मीटर ग्राउंड है। तो इसका अगर हम बनाएं तो उसी तरह से सबसे पहले तो हम इसका इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो इक्विवेलेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी RC के साथ ये DC बैटरी तो है 0, ये कलेक्टर है, और यहाँ पर ये देखिए आप RE, और ये भी ग्राउंड है। सो इट मीन्स के दूसरे लफ्जों में ये जो ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R0 के बराबर है। आउटपुट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज R0। और ये अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक R0 है, R0 है, और ये RC और R0 ये आपस में पैरेलल आपको नजर आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, अगर मैं इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो वो किस तरह से होगा? दैट AC इक्विवेलेंट सर्किट वुड बी इंटरनल रेजिस्टेंस R0, और RC भी यहाँ पर पैरेलल में आ गई, RC भी पैरेलल में आ गई, और इसके साथ हम जो है कलेक्टर करंट को, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है उसको हम एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीटा IB हम इस तरह बना सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने करंट सोर्स का कोई इस्तेमाल कर लिया है। तो ये इस तरीके से, यानी कि कलेक्टर करंट हमें हासिल हो रहा है यहाँ से। R0 और RC जो है वो पैरेलल हैं। तो अगर R0 और RC पैरेलल हैं तो इट मीन्स के अगर इसका हम एनालिसिस करें, और R0 हम ये कहते हैं कि R0 जो होती है ना ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस, ये काफ़ी ज़्यादा होती है और ये तकरीबन 10 RC के बराबर होती है। तो अगर हम आउटपुट साइड की टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो 1/R0 प्लस 1/RC के बराबर होगी। और R0 अगर काफ़ी बड़ी है तो 1/R0 जो है इज निग्लिजिबल, क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है। ये काफी बड़ी वैल्यू थी और जिसकी वजह से इसका रेसिप्रोकल जो है वो इंतहाई कम हो जाएगा। और 1/R इक्विवेलेंट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 1/RC पर। दिस इंप्लाइज दैट R इक्विवेलेंट एक्चुअली इज RC। तो ट्रांजिस्टर को जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो RC है। सो इट मींस के इसकी जो आउटपुट इंपीडेंस है वो एक्चुअली RC है। ओके okay. अब अगर मैं कहूँ कि V0 ICRC के बराबर है, यानी कि ये उस रजिस्टर RC के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है, दूसरे लफ्जों में RC के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है यानी कि VRC, उसको हम V0 कह रहे हैं। तो इसको V0 कह देते हैं, ICRC इक्विवेलेंटली। और IC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं बीटा IB RC, और IB की वैल्यू जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉरी इंटरनल वोल्टेज, दैट इज इनपुट सिग्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जो कि बीटा RE हमने पिछली अभी जब हम इनपुट को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने निकाली। IB की वैल्यू ये हो सकती है, और इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हम गेन निकाल सकते हैं इसका इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा,
और वी नॉट ओवर वी आई रीअरेंज कर लें, यानी कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और ये वैल्यू बन गई आर सी ओवर आर ई के। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर का ये जो वी नॉट ओवर वी आई है, ये ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन है। तो ये जो कॉमन मीटर 4 रजिस्टर बाइस एम्पलीफायर होता है, उसका वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है? आर सी ओवर आर ई। तो अगर आपने इसका गेन कुछ भी डिसाइड करना है, आप इन दोनों वैल्यूज के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं इनका। लेकिन ये गेन जो है ये रिस्ट्रिक्टेड होगा डीसी बैटरीज के साथ। तो ये इसका वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन है, और इसी तरह से इसका जो करंट गेन है वो बीटा के बराबर था ओवर आई बी। अच्छा, अब ये एम्पलीफायर काम किस तरह से करता है? तो हमारे लिए जो अहम इक्वेशंस थी वो हमने डिफाइन कर ली। ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस, ट्रांजिस्टर की आउटपुट इम्पीडेंस, और ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज गेन है वो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से हमने ट्रांजिस्टर की एसी एनालिसिस करते वक्त डिफरेंट वैल्यूज को हमने फाइंड किया है। अगर हम देखें कि ये एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर देखिए ये एम्पलीफायर जो है उसकी वर्किंग क्या होगी, कैसे ये एम्पलीफाई करेगा। सो जस्ट टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एसी एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, 4 रजिस्टर बाइस एम्पलीफायर की बात हो रही है। तो उस एम्पलीफायर की बात हो रही है, तो ये देखिए हम यहाँ पर इस सर्किट को दोबारा डिजाइन करते हैं जाने के लिए। इस जगह से हमने जो कलेक्टर की पॉइंट है, यहाँ से हमने लेनी है इसकी आउटपुट V out, and this is E3. Okay, this is R2. तो इसको अगर हमने इसकी वर्किंग को देखना है, तो ये जो मकाम है, ये वाला पॉइंट, इसकी आउटपुट लूप के अंदर इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होती है वो VC होती है, और वो टोटल वोल्टेज में से तो टोटल वोल्टेज में से अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अंदर गिरने वाली वोल्टेज को माइनस कर दूं, तो जो बाकी बचेगी वो VC2 E होगी बेसिकली, या VC के बराबर होगी। VC हमें चाहिए होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर सिग्नल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे सिग्नल बढ़ेगा ना, इस जगह पर फॉरवर्ड बाइस बढ़ेगा और IB भी बढ़ेगा, जितना भी वो है, लेकिन फिलहाल वो बढ़ेगा। तो जब सिग्नल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड गेन कर रहा है तो IB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा। और कीजिए, हुआ क्या? पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल इज कमिंग ऑन, सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये जंक्शन ज्यादा फॉरवर्ड बाइस की तरफ जा रहा है, इनपुट जंक्शन, बेस टू मीटर जंक्शन, और IB बढ़ रहा है। IB बढ़ेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो इस इक्वेशन के अंदर IC RC बढ़ जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप लेना शुरू कर देगी, और VCC में से ये फैक्टर बड़ा होता जाएगा, तो इसको माइनस करने से आंसर छोटा आएगा। इट मींस के VC विल डिक्रीज। तो VC आपकी जो है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ऐसे। अच्छा, जब ये कम होना शुरू हो जाएगी, IB कम होना शुरू हो जाएगा, IC कम होना शुरू हो जाएगा, तो VCC माइनस IC RC की वैल्यू बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, और ये जो आपका कांस्टेंट यहाँ पर आपका जो इस पर जो DC वैल्यू थी ना, इस पॉइंट के ऊपर जो DC वोल्टेज था, वो इसका रेफरेंस पॉइंट है।
सिग्नल उस डीसी वोल्टेज के आगे और पीछे डेवलप हो रहा है, जैसे हमने क्लैंपर सर्किट में पढ़ा था। तो इसी तरह से इसका रेफरेंस पॉइंट 0 नहीं है, बल्कि इस पॉइंट में बनने वाली डीसी वोल्टेज है, ये सिग्नल उसके आगे और पीछे बन रहा है। और आपने देखा कि सिग्नल 180 आउट ऑफ फेज जा रहा है, यानी जब ट्रांजिस्टर का ये वाला जंक्शन ज्यादा फॉरवर्ड बाइस होने की कोशिश करेगा तो कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप करेगी, और कलेक्टर वोल्टेज से हम ले रहे हैं आउटपुट। इसी तरह से जब हम दूसरे हाफ की तरफ जाएंगे, यानी कि आपका जो सिग्नल है वो अब नेगेटिव साइकिल आ रहा है वहां पर, तो अगर आपका सिग्नल अब नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अगर नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो इनिशियली सिग्नल नेगेटिव साइड के ऊपर जो है वो बढ़ेगा, नेगेटिव साइड के ऊपर बढ़ रहा है। सो नेगेटिव साइड के ऊपर अगर आपका सिग्नल बढ़ रहा है तो बेसिकली आपका जो ये वाला जंक्शन है ये यहाँ पर ये रिवर्स बाइस होने की कोशिश कर रहा है, या आईबी करंट आपका डिक्रीज होगा। तो जब आईबी करंट डिक्रीज होगा तो नेचुरली क्या होगा, क्योंकि पोलैरिटी उलट गई है ना, पोलैरिटी उलटने की वजह से ये जंक्शन इसमें फॉरवर्ड बाइस कम होगा, रिवर्स बाइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये फॉरवर्ड बाइस कम होगा तो आईबी कम हो जाएगा, आईबी कम होगा तो आईसी कम हो जाएगा, आईसी कम होगा तो वीसी बढ़ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली, और उसके बाद ये वैल्यू फिर बढ़ना शुरू हो गई है, 0 की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो बिल्कुल उसी तरह से अपोजिट बिहेवियर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आईबी फिर कम होना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, आईसी फिर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग वीसी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये जंक्शन ज्यादा, यानी कि इनपुट जंक्शन ज्यादा फॉरवर्ड बाइस होता है, उस वक्त वीसी कम होती है, और जब ये जंक्शन कम फॉरवर्ड बाइस होता है उस वक्त वीसी बढ़ती है। तो ये अपोजिट बिहेवियर है इसका, इसलिए ये जब आप इसको यहाँ से आउटपुट ले रहे होंगे तो ये 180 आउट ऑफ फेज होगा सिग्नल, लेकिन ये वीसी डीसी कंपोनेंट इसमें जमा हो गया, ऐड हो गया, और ट्रांजिस्टर के गेन के मुताबिक ये सिग्नल जो है ये एम्पलीफाई हो गया गेन टाइम्स, जो भी इसका गेन है, जो भी आपने इसका गेन डिजाइन कर रखा है, आप मुख्तलिफ गेन के एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं खुद से, और गेन आपका किस चीज पे डिपेंड करेगा, अभी आपने वैल्यू निकाली, वो ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि मैन्युफैक्चरर ने दी होती है, और आर सी की वैल्यू की रेशो पे डिपेंड करेगा, तो ये आपको डिजाइन कर सकते हैं गेन इसका, और गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्नल आएगा आपके पास आउटपुट, उसका एम्पलीट्यूड आपके पास आएगा। सो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और उसको आपके जो लेक्चर नोट्स हैं उनमें इसको आई हैव रिटन इट प्रॉपरली, वहां से आप इसको जो है वो टैली कर सकते हैं या इसको एनालाइज कर सकते हैं फर्दर। ओके, फेज भी आपको बता दी कि फेज इसकी क्या है। अच्छा, अब इसको मैं समराइज कर दूं, इसका जो वोल्टेज गेन है वो आर सी ओवर आर ई है, इसका जो करंट गेन है वो आई सी ओवर आई बी है, और इसका जो पावर गेन है टोटल, यानी कि ए आप कह लें पावर गेन है, वो ए वोल्टेज गेन को करंट गेन से मल्टीप्लाई कर दें तो आप इसका पावर गेन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें ये एम्पलीफिकेशन का अमल करता है। तो इसको जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसको एसी कंसिडर नहीं करते, और जब एसी एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको डीसी बैटरीज को हम जीरो कर देते हैं, तब हम इसको समझ सकते हैं।